गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कर रहे थे कक्षा 8वीं में भारत की खोज का सेकंड चैप्टर तलाश, जिसकी आधे चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं। अब है भारत माता। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले होते हैं, हिंदुस्तान की और साथ ही भारत की जो जाति के संस्थापक भरत के नाम पर आधारित इसका प्राचीन नाम संस्कृत नाम है। मैंने शहरों में ऐसा कम किया क्योंकि वहाँ के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक होते हैं और वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा रखते हैं, यानी कि वो अधिक दमदार भाषण सुनना पसंद करते हैं। परंतु सीमित नज़रिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया। बाबत होता है के बारे में, जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे थे कि कैसे इसका हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी भारत है। मैंने उन्हें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक के किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी और उस स्वराज्य यानी कि अपने राज्य की भी, जो कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं, सबके लिए, भारत के हर हिस्से के लिए एक जैसा होगा। मैंने उन्हें सुदूर यानी कि काफ़ी दूर तक, उत्तर पश्चिम में खैबर पास से कन्याकुमारी या केप कोमरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया और मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं एक जैसी थी। और वो समस्याएं क्या थी? गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, निहित यानी कि अपना ही स्वार्थ, जमींदारी, महाजन, भारी जो लगान, जो टैक्स उन पर लगता था वो, पुलिस के अत्याचार, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर जो विदेशी हुकूमती यानी कि जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारे ऊपर थोप रखे थे। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। मैंने इसी बात की कोशिश की और भारत को अखंड मानकर, पूरा एक मानकर उसके बारे में सोचे। साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचो जिसके कि हम हिस्से बने हुए हैं। यह काम बहुत आसान नहीं था, परंतु उसका इतना भी मुश्किल नहीं था कि हम उसके बारे में सोच ही ना सके। हमारे प्राचीन महाकाव्यों और पुरा गाथाओं तथा दंत कथाओं की उन्हें पूरी जानकारी थी। इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा यानी कि सोच से उन्हें पहले ही परिचित करा दिया था। इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे भी होते थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी की थी। कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, यानी एक ही आवाज़ गूंजती थी। वो क्या थी? भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक पूछ लेता था कि इस पुकार से उनका क्या अर्थ है, क्या भाव है। मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और हैरान भी करता। उनकी ठीक समझ में नहीं आता कि मैं मुझे क्या जवाब दे, और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर देखने लगते। मैं बार बार सवाल करता। आखिरकार एक हट्टा कट्टा जाट, जिसका ना जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, जवाब में कहता कि ये भारत हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। और मैं फिर सवाल करता कि कौन सी मिट्टी? उनके अपने गांव के टुकड़े, जिले या राज्य की मिट्टी, या फिर पूरे भारत की? तो प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्न पूछने का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक कि वे प्रयत्न करते और आखिर में कहते कि भारत सब कुछ तो है ही, उन्होंने सोच रखा है, उनके अलावा भी बहुत कुछ है। भारत के पहाड़, भारत की नदियाँ, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं, यानी कि खाना उत्पन्न करते हैं और हमें सब प्रिय है। लेकिन जिस चीज़ का सबसे अधिक महत्व है वह भारत की जनता है। उनके और मेरे जैसे तमाम लोग हैं। वे सब लोग इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं और भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं और उनकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो, एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे विचार उनके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाता, उनकी आंखें चमकने लगती और उनके महान इस कार्य की खोज करने लग जाती। बेटा भारत की विविधता यानी कि भारत में जो अनेकताएं हैं और जो एकता है, वो भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई देती है हमें, यानी कि वो हमें बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके, पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें अलग हैं, हालांकि उनके पितर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे, वो शरीर की बनावट, खाने पीने, पहनावे, भाषा में एक दूसरे से वो अलग है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के, हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य, रूसी कोजक,
ये क्या नाम है बेटा, नृत्य शैली से मिलते हैं और इन तमाम विभिन्नताओं के बाद पठान पर भारत की छाप वैसी ही, यानी कि अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इतनी विभिन्नताएं होने के बाद भी पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़ा रहा है। ये पुराने तर्क और दूसरी जातियाँ जो अफगान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से एक है और अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं। विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर थे, सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों के विद्यार्थी यहाँ खींचे आते हैं। धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया है, परंतु उन क्षेत्रों के लोगों की जो मानसिकता थी वो विकसित कर रही थी और पूरी तरह से नहीं बदल सकी थी। पठान और तमिल दो उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में ही थी। सबकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं, परंतु सब पर इससे भी गहरी छाप क्या थी कि वो भारतीय हैं। यह जानकारी बेहद हैरानी में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया यानी कि कोई भी हो, सब क्या है, हिंदुस्तान में बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। इसके बावजूद इन सब के गुण और दोष कमोबेश है, यानी कि एक जैसे हैं। इनकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभिलेखों से मिलती है और साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए थे। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, यानी कि जब भी कुछ ऐसा भारत को नुकसान पहुंचाने वाली शक्ति सामने आई, उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया, यानी कि उनको एकता को बढ़ावा दिया। सभ्यता के आरंभ से ही भारत मानस में एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी और इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई है। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं बल्कि क्या दिया गया, प्रोत्साहन भी दिया गया। किसी एक देशीय समूह में चाहे वो घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों या फिर छोटी बड़ी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है। ये बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार से जन्म ले लिया। सामंती, धार्मिक और जातीय संबंधों का महत्व अधिक है। फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास से किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता है। यानी कि इतना कुछ अलग अलग होने के बाद भी हम भारत के किसी भी हिस्से में जाए, हमें कभी परायापन महसूस नहीं होता, बल्कि क्या लगता है, अपनापन वहाँ हमें महसूस होता है। उन देशों में जाकर जिन्होंने कुछ दूर तक अपनी संस्कृति या धर्म को अपना लिया है, उसे अजीबपन का बोध निश्चय ही कम होता है। वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे या भारत में आकर यहीं बस गए थे, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से वो भारतीय हो गए थे, जैसे कि यहूदी हैं, पारसी हैं या मुसलमान हैं। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रीयतावाद की अवधारणा यानी कि सोच कहीं अधिक विकसित हो गई है, विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट रहते हैं, भले ही उनमें आपस में कोई मतभेद हो। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना लें, लेकिन हमारे अंदर जो भारतीयपन है, जो हिंदुस्तानी की जो भावना है, वो हमारे अंदर निहित है, समाई हुई है। मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं। कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सी बातें आती हैं, दूर दूर तक फैले मैदानों और उन पर बसे अनगिनत गाँवों के बारे में, उन शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है, वर्षा ऋतु की उस जादुई बरसात के बारे में जो झुलसी हुई धरती में, झुलसी यानी कि गर्मी से तपती हुई धरती में जीवन संचार करके उसमें अचानक से सौंदर्य और हरियाली के झिलमिलाते
प्रसार में बदलाव देती है, विशाल नदी और उनके बहते जल के बारे में। तो बेटा अगर हम इस पूरे पैराग्राफ का निचोड़ निकालें तो यही है कि भारत में अनेक तरह के लोग रहते हैं जिन कभी भी किन्हीं दो लोगों की सोच आपस में मिलती नहीं है। उसी तरह से भारत के हर जगह अलग है, वहाँ के पानी में, खान पान में, हर जगह बदलाव है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो हमारी संस्कृति है वो समाई हुई है। भारतीयपन की अमिट छाप हमारे अंदर है। आगे देखो, जन संस्कृति यानी कि लोगों की संस्कृति कैसी थी। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा और मैंने ऐसे अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा था, यानी कि पुराने समय से बंधा हुआ था, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस पृष्ठभूमि में लोग, प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक, पुराकथाओं का मेल था और इनमें से भी किसी दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। लोग प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य, रामायण, महाभारत या अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध है। यानी कि हमारी जो पुरानी ये कथाएं हैं, लोग इनको आपसी बोलचाल में इसी भाषा का प्रयोग करते थे। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और उनकी बातचीत मैंने अभी आपको बताया ना कि वो इस चीज़ का प्रयोग करते थे। फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे हमें कोई उपदेश मिलता हो, शिक्षा मिलती हो। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसलों के बारे में सीधी सीधी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे ना, तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि अनपढ़ होने के बावजूद, अशिक्षित होने के बावजूद भी ये लोग किस तरह से हमारी जो कथाएं हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका प्रयोग करते हैं। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना एक भंडार होता है। ये बात अलग है कि उनका स्रोत क्या होती है, स्रोत यानी कि साधन क्या होता है। पुरा कथाएं होती है, परंपरा या महाकाव्य के नायक और नायिकाएं ही होती है। इतिहास बहुत कम होता है, तो इस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता है। मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता और उनके बहुत से संवेदनशील चेहरे यानी कि भावों से भरे हुए चेहरे, उनका शक्तिशाली शरीर, देह होता है बेटा शरीर, और सीधे सीधे अवयवों वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में क्या होता था, लावण्य, नम्रता, गरिमा, संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा हुआ हो। कभी कभी किसी देहाती रास्ते में या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी सुंदर से पुरुष या सुंदर सी स्त्री पर पड़ती तो मैं हैरान हो जाता था। वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की यानी कि दीवारों पर जो चित्र बने हुए थे उनकी याद दिलाते थे। मुझे इस बात से हैरानी होती है कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका रहा और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात अच्छे हो जाएं और उनके पास करने के अवसर कुछ ज़्यादा हो जाएं। चारों ओर गरीबी और उससे अधिक पैदा होने वाली अनगिनत समस्याएं फैली हुई थी। उनके अमिट छाप और माथे पर थी। जिंदगी को कुचल कर विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति जो थी वो बनी रही। यह सब देखने में सुखद नहीं था, परंतु भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भारत भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भल मन साहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन थी, जिस बड़े दुर्भाग्य को हम मिटा नहीं पाए थे। बेटा इस चैप्टर में क्या बताया है कि भारत में विभिन्नताओं में एकता फैली हुई थी, लेकिन ज़रूरत थी उनकी सोच को जगाने की, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने की। ओके।